हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे द आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट बाय भारत अय्यर। सो लेट्स बिगिन इट। भारतीय कला को चाहे वह मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, नृत्य कला हो, समझने में कुछ कठिनाई होती है। हम भारत के इतिहास को जाने बिना इसको अच्छे से समझ नहीं सकते। भारत की जो कला है वो इतिहास से जुड़ी हुई है, भारत के भूतकाल से बंधी हुई है। भारत का पास्ट बहुत ही महान है और बहुत ही अनेक वर्षों तक फैला हुआ है। इस काल में अनेक बड़ी-बड़ी घटनाएं हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता पर और भारत के कैरेक्टर पर, चरित्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ऐसी छाप जिसे हम मिटा नहीं सकते। अनेक जातियां, रेसेस, जनजातियां जैसे कि आर्य, पार्शियंस, ईरानी, यूनानी, शाक्य, कुषाण, हूण, तुर्क एवं मंगोल भारत में आए और यहाँ पर उन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया, यहाँ को अपना घर बना लिया, भारत को अपना लिया। वे अपने साथ अपनी स्वदेशी सभ्यता, कल्चर और कला भी लेके आए थे और उन्होंने यहाँ की स्थानीय कला को भी अपना लिया, सभ्यता को भी अपना लिया। इन सब के मिश्रण से, मिंगलिंग से एक मिली-जुली संस्कृति बनी, एक मिली-जुली कला बनी। भारतीय सभ्यता की जो मुख्य धारा को बड़ा ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया। और इस तरह से भारतीय जो कला है एक मिश्रण है, सम्मिश्रण है। यह मुख्य धारा भारत की दो महान सभ्यताओं, कल्चर, द्रविड़ कल्चर और आर्य कल्चर से मिलकर उत्पन्न हुई है, बनी है। सुंदर रंगोली के नमूने जैसे कि भारतीय स्त्रियां जो बनाती हैं, सुबह प्रतिदिन अपने घर के दहलीज पर बनाती हैं, और बर्तनों की सुंदर चित्रकारी, रंगीन चित्रकारी, फूलों के सुंदर मालाएं जिन्हें गृहिणियां अपनी देवी देवताओं पर चढ़ाती हैं, सजाती हैं, सोने एवं चांदी के बर्तनों, साड़ियों के विभिन्न विभिन्न नमूने, गृहस्थी के काम में आने वाले अनेक वस्तुएं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भारत में कि घरों को सुंदरता देती हैं, बहुत ही एक आर्टिस्टिक टेक्सचर देती हैं। और ऐसी जो कलाएं हैं विश्व में कहीं और नहीं मिलेंगी। ये जो कला है भारत के लिए बहुत ही पिक्यूलियर है और विशेष है। मंदिरों के सुंदर स्थापत्य कला, स्कल्पचर्स जो कि मूर्तियाँ और पेंटिंग से सुसज्जित हैं, वे उत्सव और नाटक जो हमारे देश के धर्म से और संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, ये भारत की विशेषताएं हैं। नाटक, नृत्य जो धार्मिक रीतियों से संबंधित हैं, वे गीत गाने वाले बटोही जो स्थान जाते हैं, भ्रमण करते हैं और लोगों को कविताएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, देश की संस्कृति के बारे में बताते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं तथा हिस्टोरिकल कविताएं का भी बताते हैं और सभी धार्मिक शिक्षाएं आदि के बारे में भारतीयों के लिए सभ्यता और कला को उनके दैनिक जीवन का अंग बना दिया है। मतलब हमारे लिए जो कला है वो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये हमसे हमारे जीवन से अलग नहीं है। हमारे लिए जो कला है वो हमारे भारतीय जीवन का अंग है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता हमसे। ये सिर्फ कला नहीं है बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा है। इस प्रकार कला अनेक जीवन का अविभाज्य अंग बन चुकी है हमारे जीवन का। और ये विलासिताएं नहीं है, मतलब कोई लग्जरी की चीज़ें नहीं, विलासिताएं नहीं हैं और ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, मानसिक क्रियाएं का परिणाम है कि किसी एक की धरोहर है कि उसने बनाया है तो उसकी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। भारतीय व्यवस्था में किसी भी व्यक्तिगत कला को स्थान नहीं दिया गया है। मतलब भारतीय जो कला है वो राष्ट्रीय है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। कलाकार ने उस कलाकृति को बनाया है लेकिन ये उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होकर राष्ट्रीय संपत्ति है, वो सबकी संपत्ति है, वो हमारी भी संपत्ति है, वो हमारी भी कला है, वो भारत की कला है। क्योंकि कलाकार तथा देखने वाले लोगों की उस भावना के समान अधिकार रहे हैं। हमारे देश में जो कलाकार है और कला की जो सराहना करने वाला लोग है उसकी जो प्रेरणा है सेम है, दोनों ही भारतीय हैं, तो दोनों का अधिकार दोनों उसमें बनता है। यह कहना काफ़ी है कि भारतीय कला सदैव हमेशा से राष्ट्रीय रही है। इसका जो कैरेक्टर है हमेशा से राष्ट्रीय रहा है, क्योंकि कला
का आदर्श, राष्ट्र का आदर्श रहा है। भारतीय कला किसी एक की संपत्ति नहीं होके पूरे सब लोगों की धरोहर है, सब लोगों का गर्व है, आदर्श है और ये राष्ट्र का आदर्श है। उनके सिद्धांतों की जनता को संपूर्ण जानकारी रही है और भारत की जनता अपनी इस कला से प्यार करती है, इसे अपने जीवन का अंग मानती है। ये वास्तुकार, ये जो आर्किटेक्चर जिन्होंने भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण किया है, ये चित्रकार जिन्होंने अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की है, एमपी के बाघ की गुफाओं में चित्रकारी की है, सीता वत्सल एवं कांचीपुरम की चित्रकारी की है। आप देख रहे होंगे पिक्चर में दिख रहा है, ये सीता वत्सल की चित्रकारी है, ये कांचीपुरम है और ये बाघ की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं। ये सारी जो चित्रकारी है ये जो कलाकारों ने जो की है उनका हमको पता नहीं कि किसने बनाया है, किसने ये पेंटिंग्स बनाई हैं, किसने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। इसका मतलब हमारे देश में ये कलाकार ये गुमनाम है, हम इनके नाम नहीं जानते और अभी तक जान भी नहीं पाए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम सभी लोगों ये अनभिज्ञ हैं कि इसे किसने बनाया है। जिन्होंने भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी कला से भर दिया है और अपने मास्टरपीसेस से अपनी अद्भुत कला से भर दिया है, जिन्होंने पत्थर एवं वास्तुकला के अनेक उत्कृष्ट एग्जाम्पल सेट किए हैं, बनाए हैं, हमें भेंट किए हैं। हम ये नहीं जानते कि बुद्ध की जो मेडिटेशन वाली पोज की जो मूर्ति है ये किसके दिमाग की उपज है, किसने पहले ये बनाई होगी मूर्ति, किसने नटराज की नृत्य वाली मूर्ति को बनाया होगा, किसने ये कॉन्सेप्शन दिया होगा, किसके दिमाग की उपज है हम नहीं जानते। किसी ने बहुत पुराने समय में दी होगी लेकिन इसको हम नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि ये अब हमारा है, अब ये भारत का है, ये जो कला है भारतीय है। पर ऐसे प्रश्न भारतीय परंपरा के संबंध में अर्थहीन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि किसने बनाया, लेकिन भारतीय कला के परिप्रेक्ष्य में और संदर्भ में ये अर्थहीन है। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो कला है भारत की कला है। कलाकार कोई भी हो और कोई भी रहा हो, भारत के जातीय आदर्श की व्याख्या करता है, भारत के इतिहास के बारे में बता रहा है, भारत के आदर्श के बारे में बता रहा है और उसको एक रूप प्रदान कर रहा है। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, कुछ भी पर्सनल नहीं है, क्योंकि भारतीय कला की प्रवृत्ति राष्ट्रीय चरित्र को उजागर करती है, ना कि व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत नहीं है ये। भारतीय कलाकार का मुख्य आनंद, मुख्य जो उसको खुशी मिलती है वो है ह्यूमन फॉर्म बनाने में, मानव की चित्रकारी करने में या मानव की मूर्तियां बनाने में। प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि जो भारतीय कलाकार है उसको ह्यूमन बॉडी बनाने में, ह्यूमन फॉर्म बनाने में, ह्यूमन के हाव भाव भंगिमा को बनाने में बहुत मज़ा आता है। ये बहुत ही इंजॉय करके इसको बनाते हैं। इस प्रकार भारतीय कला के अनन्य रूप सांसारिक हैं। इस तरह से कहना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंशुअस है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है भारतीय कला। पुरुष एवं स्त्री के चित्र से भरे पड़े हैं। इनको विभिन्न विभिन्न एंगल से, विभिन्न विभिन्न कोणों से बनाया गया है। हर तरह के इमोशंस को दर्शाए गए हैं, हर तरह के मूवमेंट को दर्शाए गए हैं। एक एक मूवमेंट को जैसा हम कहीं और नहीं पा सकते। ये जो कलाकृति हमें मिलती है भारत देश में, हमको ये कहीं नहीं मिलती और बाकी के देशों में इसकी कमी पाई जाती है। इस मूवमेंट की और इस इमोशंस की कमी पाई जाती है बाकी के देशों में। भारतीय कला में, भारतीय आर्ट में जो स्त्रियों के जो चित्र हैं विभिन्न रूपों में मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी उनका रहता है, उनका जो विमेन की जो सुंदरता को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। ये भारतीय कला की एक प्रमुख विशेषता है कि ह्यूमन फॉर्म और स्पेशली विमेन का ब्यूटी का चित्रण रहता है जो सभी कालों में पाया जाता है और ऐसा नहीं कि किसी एक काल में है, हर काल में, हर युग में, हर पीरियड में ये विशेषता हमको दिखाई देती है तथा जिसका धार्मिक आधार भी है। और इसका धार्मिक आधार भी मतलब ये जो कलाकार हैं, ये जो कलाकृति है, ये जो आर्ट है, इसका हमारे धर्म से जुड़ाव है, ये धर्म से रिलेटेड है। इस प्रकार भारतीय कला समस्त भारतीय जाति के अनुभवों का चित्रण है। भारत का जो अनुभव है, भारत का जो एक्सपीरियंस है, जो इतना प्राचीन इतिहास है, इसका ये चित्रण है, इसकी जो ये भावना को प्रदर्शित करता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, पहले भी हम बता चुके हैं कि भारत में एक विशेष गुण रहा है
कि उसने विदेशी तत्वों को अपने आप में घुला मिला लिया है, आत्मसात कर लिया है। उसका अपना जो मौलिक रूप है, उसका जो अपना स्वदेशी रूप है, पहचाना ही नहीं जा सकता कि क्या पहले था, क्या ओरिजिनल था, हम नहीं जान सकते। क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदरता से एसिमिलेशन हो गया है, मिक्सिंग हो गया है। इस प्रकार विशेष गुणों से भारत की जो सारी सामाजिक संरचना, स्ट्रक्चर एवं कल्चर को प्रभावित किया है। यह मिश्रण, ये सम्मिश्रण काफ़ी लंबे से चला आ रहा है और ये नहीं कह सकते कि ये अभी-अभी शुरू हुआ है, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। बहुत ही पुराना है ये जो सम्मिश्रण की जो प्रक्रिया है, अपने आप में दूसरे कल्चर को और दूसरी कलाओं को एब्ज़ॉर्ब करने की जो क्षमता है। आर्य सभ्यता ने पुरानी मौलिक सभ्यता को उखाड़ नहीं फेंका। जब आर्य भारत में आए तो यहाँ से पुरानी अपनी जो संस्कृति लेके आए थे और यहाँ एक पहले से संस्कृति थी, तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति को ख़त्म नहीं किया, बल्कि अपनी संस्कृति और भारतीय संस्कृति को मिलाकर एक नया मिला-जुला सुंदर और नया संस्कृति पैदा हुआ और नया कला उभरा। जो हिंदुत्व आज प्रचलित है, जिस हिंदुत्व के बारे हम जानते हैं, वह आर्यों से पहले का है। ऐसा नहीं कि आर्य के पहले हिंदुत्व नहीं था, ये पहले से था और वो उनका नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि आर्य ने ही शुरुआत की, इसके पहले से हिंदुत्व चला आ रहा है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, जिसका कोई एक डेट नहीं है, स्पेसिफिक डेट नहीं है। क्योंकि वैदिक काल में ब्रह्मा एक देव नहीं था। वैदिक काल के समय ब्रह्मा की पूजा उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, विष्णु की भी पूजा नहीं होती थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ऐसा कहा गया है। और उनका अस्तित्व सूर्य के साथ रखा गया था। शिव की भी बाद में पूजा शुरू हुई और इस तरह से समय के साथ देवों को शामिल किया गया, इन देवों को शामिल किया गया और जो आर्यों के देवता पहले से नहीं थे ये, और उन्हें आर्यों के 3 देवों में शामिल कर त्रिमूर्ति की स्थापना की गई। फिर आर्यों ने इन देवताओं को अपनाया और त्रिमूर्ति की स्थापना हुई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस तरह त्रिमूर्ति की स्थापना की गई। इस प्रकार हिंदुत्व एक भव्य इमारत के रूप में विकसित हुआ। हिंदुत्व एक इमारत के समान है जिसमें अनेक प्रकार की पूजा विधियों को सम्मिलित किया गया है, अनेक-अनेक संस्कृति है, अनेक-अनेक पूजा पद्धति है। इसमें पेड़ों की पूजा की जाती है, साँपों की पूजा की जाती है, इनकी तक पूजा की जाती है। ये सारे के सारे पूजा पद्धति शामिल है इसमें। सभी देवों को मिलाकर एक परम ब्रह्म परमात्मा के विचार का भी चलन हुआ है। इसमें समस्त देवताओं को भी मिला लिया गया है तथा सभी बातों को भारतीय कला में समाहित कर लिया गया है। भारत की कला में और संस्कृति में एक बहुत ही बड़ी खूबी है कि ये दूसरों की संस्कृति को और कलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आप में समाहित कर लेता है, अपने आप में ले लेता है। इस प्रकार एक सीढ़ी का रूप प्रदान किया गया, एक पिरामिड बनता है जिसमें छोटे देवों से लेके बड़े-बड़े देवों की संरचना की गई है। जैसे कि निचले स्तर पे साँपों की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है, पत्थर की पूजा होती है और आगे जाएँ तो हम शिव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, परम पिता परमेश्वर की पूजा करते हैं। इस प्रकार भारतीय जो जीनियस है, मस्तिष्क की सम्मिलित श्रृंखला थी। भारतीय कला, भारतीय आर्ट के संबंध में यह कहा गया है कि यह सभी उपमहाद्वीप की कला थी। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कला थी, जिसकी विकसित परंपराएँ थी। इसकी जो परंपराएँ बहुत ही विकसित हैं, बहुत ही इतिहास पुराना है, समृद्ध है। अतः इसमें अनेक-अनेक क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं, को सीमित कर पाना कठिन होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इसका प्रभाव है या उसका प्रभाव है। इतनी ज़्यादा ये फैली हुई, इतनी ज़्यादा ये सुदृढ़ और समृद्धित है और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें कि इसकी विशेषताओं को पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। इनके आदर्शों ने इसमें जो रूप दिया है, इन जिन गुणों को विकसित किया है वे अनेक हैं, एक नहीं बल्कि अनेक हैं। इस प्रकार भारतीय प्रतिभा के विभिन्न रूप हैं, भारतीय जीनियस के विभिन्न रूप हैं, अलग-अलग रूप हैं। उसी प्रकार से जैसे कि कटे हुए हीरे पर, कटे हुए डायमंड पर प्रकाश डालते हैं तो उसमें तरह-तरह की रोशनी दिखाई देती है, तरह-तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से भारतीय कला है, भारतीय कल्चर है, बहुत ही सुंदर और रंगीन। तो हमारा देश रंगीन है, हमारी कलाकृति रंगीन है, हमारे कलाकार रंगीन है, हमारी इंडियन आर्ट रंगीन है। थैंक यू सो मच।